Hello everyone. So in this video we will focus on basic concepts of accounting part 2. So till now we have done with basic concept of accounting part 1. In that we have discussed all the basic terms related to accounting. Okay. मतलब अगर हमें basics clear है so we can easily tackle with the sums based on it. So in the previous lecture what we have done is we have done assets. Asset के बारे में पढ़ा था. We have done liabilities, capital, expenses and income. So those were the 5 terms and concepts related to the accounting. Okay. तो हमने ये सारे चीज़ों पे फोकस किया था, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे फोकस किया था. So in this particular lecture or in this particular video we'll focus on business transaction. हम सबसे पहले चीज़ पर देखेंगे that is our business transaction. Okay. Next part over here would be drawings. Drawings क्या होता है? Okay. Next would be our debtors and the last part would be our creditors. तो ये 4 टर्म्स पे हम फोकस करेंगे. So if you understand those 4 terms and conditions, so we can easily relate it. Okay. Let's focus it on one by one. The very first part over here is nothing but business transaction. Okay. If I ask you one question related to transaction, what do you mean by transaction? I'll ask you a question. What exactly is a transaction? तो transaction का मतलब क्या होता है? तो you will be saying that कोई भी अगर प्रोडक्ट हम बेचते हैं, खरीदते हैं, तो उसको हम लोग उसको हम लोग हमारी बुक्स में लिखेंगे. ओके, दैट इज राइट. और यू कैन से दैट कि हम अगर प्रोडक्ट किसी से उधार लेते हैं या उधार बेचते हैं तो भी हम लिखते हैं. अगेन दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सो व्हाट एग्जैक्टली वुड बी आवर ट्रांजेक्शंस. ओके, अगर हम बात करें सामने वाले बंदे ने मुझसे प्रोडक्ट खरीदा है. ओके, तो मैं क्या करूंगा, उसको क्या दूं. अगर सामने वाले बंदे ने मुझसे प्रोडक्ट खरीदा है, ओके, तो उसने मुझे क्या दिया होगा, कैश दिया होगा. परफेक्ट. तो अगर हम बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करें ना, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन हमेशा फोकस करता है पैसों के ऊपर, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मनी. तो अगर हम बिजनेस ट्रांजैक्शन की ओर बढ़े तो डेफिनेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन सेज दैट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक इवेंट. अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक इवेंट with a third party that is recorded in an organization accounting system. मतलब क्या, मतलब we are focusing on 12th standard accounting and that accounting is based on partnership accounting. Means we can say that there are 2 partners, minimum 2 partners in a business. There has to be minimum 2 partners if the business is a partnership firm. तो हम हमारे स्टैंडर्ड वाइज अगर बात करें तो हमें पार्टनरशिप का अकाउंटिंग पढ़ना है, तो मिनिमम 2 पार्टनर्स तो रहेगा. मीन्स कहने से अगर 2 पार्टनर्स बिजनेस में है तो वो 2 पार्टनर्स का ही वो बिजनेस होगा. यस. एंड द थर्ड पार्टी वुड बी अ कस्टमर इफ इन केस ऑकर्स. ओके, थर्ड पार्टी अगर आता है प्रोडक्ट खरीदने तो वो थर्ड पार्टी तो हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा, कस्टमर होगा. तो वो थर्ड पार्टी अगर मुझसे प्रोडक्ट खरीदता है तो सामने वाला मुझे क्या देगा, पैसा देगा फॉर द प्रोडक्ट विच आई एम रेंडरिंग टू यू. ओके, तो कहने से बिजनेस ट्रांजेक्शन इज टोटली बेस्ड ऑन मनी, है ना, पैसे के ऊपर ही होगा. तो बिजनेस ट्रांजैक्शन मोस्ट वुड बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, हमेशा पैसों का लेन देन होगा. देन ओनली वी कैन से दैट इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. अदरवाइज ऐसे ही अगर प्रोडक्ट हमने डोनेशन में दिया है तो उसे हम ट्रांजैक्शन के रूप में नहीं लिखेंगे. ओके, दैट वोंट बी टर्म टू बी एज ए ट्रांजैक्शन. ओनली ट्रांजैक्शन कब होगा, जब उसका लेन देन या उसका व्यापार होगा इन टर्म्स ऑफ मनी. फैक्टर क्या होना चाहिए, money. The very most important factor is nothing but money. Okay, let's have an example over here. The very first example is selling goods to a customer for cash. Selling goods to the customer for cash. Can I say if I sell a product, if a business sell a product to the customer, तो उसे क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए. Obviously, according to the conditions हमें रिकॉर्ड करना चाहिए. Okay. Second part, selling goods to the customer for credit. अभी ये दोनों एग्जाम्पल क्वाइट सिमिलर है बट थोड़ी चीजों का फर्क है. एंड दोस पार्ट इज सेलिंग गुड्स टू द कस्टमर फॉर कैश, फर्स्ट पार्ट में था, एंड सेलिंग गुड्स टू द कस्टमर फॉर क्रेडिट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट. क्रेडिट का मतलब होगा उधारी पे. अच्छा, उधारी पे हुआ है ट्रांजैक्शन, पैसा आया है क्या टाइम पे, नहीं आया, तो उसे रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तुम बोलोगे नहीं करना चाहिए क्योंकि पैसा नहीं आया है. नहीं, द आंसर इज नो. हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा. व्हाई, क्योंकि आंसर पैसा अभी नहीं आया है बट पैसा फ्यूचर में आने वाला है. सो वी कैन से दैट अगर पैसा फ्यूचर में भी आएगा तो वी हैव टू रिकॉर्ड इट इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो सेलिंग गुड्स टू द कस्टमर फॉर कैश हुआ तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा. सेलिंग गुड्स टू द कस्टमर फॉर क्रेडिट हुआ तो भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा.
वेदर कैश और इन क्रेडिट, पैसा आया है या आएगा, हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कहां पर? हमारी बुक्स में। ओके, लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल, पेइंग सैलरी टू द एम्प्लॉइज। सो if I as a businessman, if I as a proprietor of a firm, I have to pay to my employees. Okay, तो हमें मुझे वो सैलरी पे करना पड़ेगा उनकी। So if I pay a salary to them, do I need to enter in my books of account? Yes, we have to enter in the books of account. Okay, if I take one more example, buying inventory from a supplier. Now, what do you mean by inventory? Now, inventory consists of various things. If I purchase goods, that also terms and classified to be as inventory. If I purchase furniture, उसको भी inventory बोला जा सकता है. If I purchase furniture, if I purchase land, if I purchase machinery, ये सारी चीजों को क्या बोल सकते हैं? इन्वेंट्री. So we can say that if I purchase or if I buy inventory from a supplier, do I need to enter in the books of account? Yes, we have to enter in the books of account again. तो हमें ये एंट्री क्यों करना पड़ता है? If I ask you a general question, अच्छा 10 दिन पहले क्या खाया है आपने? क्या याद है आपको? नो, हमें याद नहीं रहता है. सो कहने से 10 दिन पहले क्या खाया वो याद नहीं हो सकता, वो याद नहीं रहता. तो वी कैन से डेट आज से एंड तक जो अकाउंट चलता है हमारा वो याद रहेगा क्या? हमें नहीं याद रहेगा. कहने से अब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स विद 1st of April और खत्म होता है 31st of March. मतलब 1st अप्रैल से लेके 31st मार्च के बीच में क्या सारे ट्रांजेक्शन हुए वो हमें याद रहेगा क्या? फिजिकली और मेंटली याद नहीं रह सकते. सो व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी आर सपोज टू एंटर और वी आर सपोज टू रिकॉर्ड दोज ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अगर अकाउंट्स मेंटेन किया तो वी कैन इजीली रिलेट. ओके, तो ये सारी चीजों के पीछे एक प्रोसेस होता है. सो दैट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. तो ये सारे प्रोडक्ट हमने खरीदा है वेदर इन कैश और इन क्रेडिट. अगर पेमेंट किया है मैंने सैलरीज अपने एम्प्लॉइज को वेदर इन कैश और इन चेक, और यू कैन से दैट हमने बाय किया इन्वेंटरी और इन एनी एसेट, वी आर सपोज टू एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. क्यों एंटर करना पड़ता है? जस्ट बिकॉज as of human mind we can't remember all sort of things as in once. Okay, हम सारी चीजें हमेशा याद नहीं रख सकते. So that's why we have to record business transaction. Okay, but question comes over here, अगर हमें business transactions record करना है तो वो कैसे करें? क्या हम खाली बुक में ऐसे लिख दें क्या? सपोज राज नाम के बंदे ने हमसे प्रोडक्ट खरीदा है, तो राज प्रोडक्ट खरीदा है उसने 10,000 रुपए का, तो राज इक्वल टू 10,000 ऐसा लिखेंगे क्या? नो. There is one systematic books and systematic flow of books in an accounting system that needs to be followed in every businesses. अगर ये सारे transactions हम easily maintain करें in proper chronology में, then only we can suppose and we can say that we can easily find the profit and loss for the business. So at the end, what business focus, the main aim and the main motive of a business is nothing but a profit. हमेशा business कब होगा? जब उसका intention क्या होगा? Profit. If the business earns profit, if the transaction earns profit, then that transaction is known to be as a business transaction. Okay, तो अगर हमें record करना है, now what is the steps of recording the systematic transactions? The very first step over here is nothing but journal entry. हमें उन सारे records की journal entry करनी पड़ेगी. क्या करना पड़ेगा? Journal entry. As these things has been done in our 11th standard accounting. Okay, तो सबसे पहला books of accounting आता है, वो होता है हमारा जर्नल एंट्री. हमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन कहां पर रिकॉर्ड होगा? जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड होगा इन द बुक्स ऑफ जर्नल. एंड देन आफ्टर जर्नल एंट्री देयर कम्स अप टू बी कांसेप्ट नोन एज लेजर अकाउंटिंग. क्या होता है? लेजर अकाउंटिंग. तो हमें वही सारी जर्नल एंट्री किस पे पोस्ट करना पड़ेगा? लेजर पे. तो सेकंड पार्ट इज नोन टू बी एज लेजर पोस्टिंग. उस पे नेक्स्ट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? लेजर पोस्टिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस गाइस. अगर लेजर के अंदर हमने पोस्टिंग कर दिया है, जैसे ही हम पोस्ट करते हैं हमें टैली करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? वी हैव टू टैली बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दैट आर नोन टू बी एज डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. हमें उनको क्या करना पड़ता है? टैली करना पड़ता है. व्हाट डू यू मीन बाय टैली? दोनों तरफ आंसर सेम आएगा कि अलग अलग? दोनों तरफ आंसर क्या आएगा? सेम आएगा. तो उन दोनों को क्या करना पड़ेगा? लेजर को जो पोस्ट किया है उसको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? बैलेंस. So there comes out to be concept of balancing the ledger. क्या करेंगे हम लोग? बैलेंस करेंगे. The very first सबसे पहले ट्रांजैक्शन कहां पर रिकॉर्ड होगा है इन द बुक्स ऑफ जर्नल. हमें जर्नल एंट्री करना पड़ेगा. नेक्स्ट सेम जर्नल एंट्री विल बी पोस्टेड टू लेजर अकाउंटिंग
that is known to be as ledger posting. After ledger posting, what we do, we'll just tally the left hand side and the right hand side, being known to be as debit side and credit side. अच्छा, जैसे ही टैली करते हैं ना, जो बैलेंस आता है, कोई ना कुछ बैलेंस आएगा, और वो सारे बैलेंस को हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस. क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस. सो जर्नल एंट्री से हम लेजर पोस्टिंग करेंगे, लेजर पोस्टिंग से लेजर को बैलेंस करेंगे, बैलेंस करते वक्त हमें मिलेगा ट्रायल बैलेंस, and with the help of trial balance, and the last concept occurs, and that is very beautiful, is known to be as final account at the end of year. हम क्या बनाएंगे? फाइनल अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर. नाउ दिस फाइनल अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस, फॉर एवरी बिजनेस. फाइनल अकाउंट अगर बनता है, देन वी कैन से दैट पर्टिकुलर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है. फाइनल अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी स्टेजेस ऑफ बिजनेस. फाइनल अकाउंट हमें बताता है हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ और इस लॉस हुआ, हमारे बिजनेस की इमेज पर्टिकुलर स्टेज पे क्या है, आने वाले स्टेजेस पे क्या हो सकती है, पिछले कंडीशन से हम क्या गुजरते आ रहे हैं. विद द हेल्प ऑफ फाइनल अकाउंट वी कैन अंडरस्टैंड दोज ऑल पार्ट्स. अगेन विद द हेल्प ऑफ फाइनल अकाउंट वी कैन से दैट हमारे बिजनेस में कितनी लाइबिलिटी है, दैट इज नोन टू बी एज कितने कर्जे हैं वो पता चलेगा, और वी कैन से दैट हमारे बिजनेस में कितने एसेट है वो पता चलेगा, हमारे कितने उधारी लोग हैं वो पता चलेगा, हमें कितने लोगों को पैसा देना है वो भी पता चलेगा. कहने से फाइनल अकाउंट इज अ एंड रिजल्ट फॉर ऑल द एक्टिविटी which we had done throughout the year. मतलब अगर हम फाइनल अकाउंट मेंटेन नहीं करें, so we can't find the profit or else loss which is occurring in a business. हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे बिजनेस में whether is it a profit or is it a loss or is it a profit or loss situations. तो मतलब हमें अगर फाइनल अकाउंट बनाना है तो वी कैन से दैट हमें हमारा पूरे बिजनेस का टर्म्स, कंडीशंस, सिचुएशंस, ऑकरेंस, सारी चीजें पता चल जाएगी विद द हेल्प ऑफ फाइनल अकाउंट. बट फाइनल अकाउंट शायद से एकदम लास्ट स्टेज है, मतलब हमें इन सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा बिफोर एंटरिंग इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनल अकाउंट. सो अगर हमें बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, द रिकॉर्डिंग, द वेरी फर्स्ट एंड इनिशियल स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग इज इन द बुक्स ऑफ जर्नल. So it's known to be as journal entry. सबसे पहले क्या होगा बेटा? Journal entry. Then after comes out to be concept known as ledger. तो उस journal entry में जो भी रिकॉर्ड किया है वो एंट्रीज हम किस में रिकॉर्ड करेंगे गाइस? लेजर में. लेजर में हम पोस्ट करेंगे, इज नोन एज लेजर पोस्टिंग. Then after we'll tally or we'll balance the amount of ledger, is known as balancing the ledger. तो उस लेजर में जो बैलेंस बच जाता है, that balance is known as trial balance. And with the help of trial balance guys, we can easily prepare final account. Now final account shows financial position of a business. Final account क्या बताता है? हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और क्या रह सकता है. So with the help of final account we can easily communicate with the help of profit or loss. Okay, let's focus on the next term over here, that is the drawing. So if I focus on drawing, now this drawing is not a drawing which we see in a movie or else any some sort of real life example. Okay, ये हमारा ड्राइंग नहीं, ये चित्रकला स्पर्धा होती है. तो हमें ड्राइंग्स के बारे में क्या पढ़ना चाहिए? What exactly the definition says about drawing. हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था और हम फिर से देख रहे हैं कि what exactly do we mean by drawings. Okay, let's focus on the definition part of a drawing. ड्राइंग का definition क्या बोलता है? It's very beautiful guys. It says that when a proprietor, guys read it very carefully. When a proprietor, now what do you mean by proprietor? Proprietor is owner of a business. When a proprietor or else owner of a business withdraw cash from his business, उसके ही business में से वो खुद बंदा कैश निकाल रहा है, पर किसके लिए? For personal use or else household use. मतलब क्या? मीन्स कहने से say for example you have a business, okay? तुम्हारा खुद का business है and you and your friend are two partners in a business. You have your own business and you and your own friend is a partner with you. Okay, मतलब तुम आप दोनों का एक business है and you both are a partner in that particular business. Say for example A and B are the partners. Your name is A and your friend name is B. You both are the partners in a business. कहने से अगर A business में से पैसा लेके जा रहा है और पार्टी कर रहा है, is it beneficiary for you? नहीं. अगर ए पार्टी कर रहा है मेरे पैसे, अगर ए पैसा पार्टी कर रहा है अपने बिजनेस के पैसों से, दैट इज नॉट अ प्रॉफिट फॉर अ बिजनेस. उसको हम प्रॉफिट नहीं बोल सकते, उसको लॉस भी नहीं बोल सकते, बट क्या बोल सकते हैं? इज नॉट टू बी एज अ ड्राइंग. नाउ और एग्जैक्टली अगर हमें पढ़ना है तो लेट्स हैव सम सेट ऑफ एग्जांपल्स एंड रिलेट इट विद एन एग्जांपल.
those examples are, the very first is nothing but withdraw cash for payment of domestic use. Now what do you mean by this example? The example is very clear, guys. Let's read it very carefully. Withdraw cash for payment of domestic use. मतलब क्या है, अगर कोई पार्टनर ने, अगर सपोज आप एज अ पार्टनर बिजनेस है, आपने कैश विड्रॉ किया है, किसके लिए? डोमेस्टिक यूज के लिए। मीन्स क्या है, अगर आपको घूमने जाना है XYZ प्लेसेस पे, तो वो डोमेस्टिक यूज होगी विद इन अ कंट्री। तो वो डोमेस्टिक यूज में आप अपना खुद के जेब से पैसा नहीं निकाल रहे हो। आप कहाँ से निकाल रहे हो पैसा? बिजनेस में से। अगर आप बिजनेस में से पैसा निकाल रहे हो फॉर पर्सनल यूज, दैट पैसा इज नोन टू बी एज ड्राइंग इन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग। ओके, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब क्या? अगेन वी कैन से दैट अगर कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालता है, या फिर हाउस होल्ड यूज के लिए निकालता है, या फिर पार्टी वगैरह के लिए निकालता है, दैट इज नोन टू बी एज ड्राइंग्स। उनको क्या बोलते हैं गाइस? ड्राइंग्स बोलते हैं। Okay, let's have one more example based on it. Say for example, if I taken a goods taken for personal use by proprietor. Okay, in a business we tackle with the goods and services. We render goods or else we render services. हमारा अगर एक बिजनेस है तो हम या तो बिजनेस में प्रोडक्ट बेचेंगे खरीदेंगे, या तो सर्विस बेचेंगे सर्विस खरीदेंगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन होता है विद मनी। ओके, मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ओके, तो अगर हम बात करें बिजनेस की, तो उसमें गुड्स अगर ड्राइंग्स के हिसाब से बढ़े तो गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज बाय प्रोप्राइटर इज नोन टू बी एज अ ड्राइंग। अगर कोई गुड्स बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है बिजनेस में से, अगर आई रिपीट इट वंस अगेन, अगर कोई बिजनेसमैन अपने खुद के बिजनेस में से प्रोडक्ट लेके जा रहा है, पर वो बिजनेस यूज के लिए ही नहीं, कौन से यूज के लिए? पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है, दैट इज नोन एंड बीन डिफाइंड अंडर द डेफिनेशन ऑफ ड्राइंग्स। तो कोई भी आसान भाषा में अगर हम बात करें, देन वी कैन से दैट कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी एसेट या कोई भी कैश अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस से लेके जाता है पर्सनल यूज या फिर हाउस होल्ड यूज के लिए, दैट इज नोन टू बी एज अ ड्राइंग। ओके, लेट्स हैव वन मोर एंड द लास्ट एग्जांपल बेस्ड ऑन ड्राइंग्स इज विथड्रॉ कैश from business for payment of daughter's tuition fee। कैसे? अगर प्रोप्राइटर, अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से पैसा निकालता है और वो पैसा अपने डॉटर की या फिर अपने बच्ची की ट्यूशन फीस के लिए पे कर देता है। कैसे? ट्यूशन फी के लिए अगर पे कर रहा है, दैट इज हिज पर्सनल एक्सपेंस, राइट? अगर वो पर्सनल खर्चा है तो वो बिजनेस में से नहीं निकालना चाहिए, और अगर वो बिजनेस में से निकाल भी लेता है, दैट इज नोन टू बी एज ड्राइंग। तो in all and overall we can say that drawings is nothing but any amount which is withdrawn from a business by a proprietor for personal use or else household use is known to be as drawings. Great. Okay, let's have one more terms based on basic concept, that is our debtors. Now what do you mean by debtors? Till now we have done with couple of terms and conditions based on basic concepts of accounting. Those were business transactions जो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा एज अ ह्यूमन माइंड, हम याद नहीं रख सकते सारी की सारी चीजें। सेकेंड केस वाज, और दूसरा वाला केस पढ़ा था हमने ड्राइंग्स मतलब एनी अमाउंट विथड्रॉन बाय अ प्रोप्राइटर फॉर अ पर्सनल यूज। थर्ड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, यहाँ पर हर बच्चा हमेशा प्रॉब्लम फेस करता है व्हाइल हैविंग द सम्स। तो अगर ये सारी चीजें अगर हम पहले ही बैठ के क्लियर कर ले, देन वी कैन इजीली टैकल द सम्स बेस्ड ऑन इट। ओके, लेट्स फोकस ऑन डेटर। अगर मैं पूछूं डेटर मतलब क्या, आपने पहले पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, व्हाट डू यू मीन बाय डेटर्स? ओके, क्वेश्चन आ रहा है, बट एग्जैक्ट क्लियरेंस लिए, ओके, लेट मी क्लियर इट वेरी केयरफुली। इट सेज दैट द डेफिनेशन सेज दैट और एन एक्सप्लेनेशन सेज दैट द पर्सन फ्रॉम whom, let's read it very carefully, the person from whom the amount is receivable in future, the person from whom the amount is receivable in future are the debtors of the business। मतलब इसका मतलब क्या? इसका इजीली वे में कन्वे क्या करना चाहिए? इट सेज दैट पैसा आना बाकी है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति से बिजनेस में पैसा आना बाकी है, से फॉर दैट यू आर अ बिजनेस, हमें दो ही चीज पे फोकस करना है, बिजनेस, हमें खाली एक ही चीज पे फोकस करना है, सॉरी एक ही चीज पे फोकस करेंगे, दैट इज आवर बिजनेस। हमें हमेशा बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से समझना है, वेदर बिजनेस में पैसा आ रहा है या फिर बिजनेस से पैसा जा रहा है, दो ही पार्ट पे फोकस करेंगे।
या तो बिजनेस में पैसा आना चाहिए या तो बिजनेस से पैसा जाएगा. So those two parts are very important for learning accounting in a very beautiful manner. Okay, तो हम फोकस करेंगे बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से. Definition is very clear, guys. It says that the person from whom the money is receivable in future is known as debtor of a business. मतलब पैसा आएगा कि नहीं आएगा? पैसा आएगा. मतलब कहने से अगर मेरा एक बिजनेस है और उस बिजनेस में अगर पैसा आना बाकी है, अगर उस बिजनेस में पैसा आना बाकी है तो ये तो अच्छी बात है. अगर पैसा आना बाकी है मतलब कहने से पैसा आएगा. पैसा आएगा मतलब सामने वाला पार्टी या सामने वाला पर्सन बिजनेस को पैसा देगा. सामने वाला पार्टी या सामने वाला पर्सन बिजनेस को पैसा देगा. बिजनेस को पैसा देगा कब देगा? इन फ्यूचर. मींस कहने से इन फ्यूचर money will come, and if money will comes, then that person is known to be as debtor for a business. मतलब वो बंदा मेरे लिए क्या बन जाएगा? डेटर. मतलब मुझे बताओ डेटर बिजनेस के लिए अच्छा है कि नहीं है? अगर फ्यूचर में हमें पैसा मिल जाता है तो वो डेटर अच्छा है, और अगर वो बंदे से पैसा अगर हमें नहीं मिलता है तो हमें उसके बीच कोई ना कोई तो अलग खेल खेलना पड़ेगा. सो कहने से अगर पैसा इन फ्यूचर हमें सामने वाली पार्टी से आएगा, दैट इज नोन एज डेटर. वो सामने वाला बंदा बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा? दैट विल बी आर डेटर्स. ओके, कहने से अगर डेटर समझ गया, the next part that is our creditor, which is exactly opposite to debtors. Debtors मतलब पैसा बिजनेस में आएगा, creditors मतलब पैसा बिजनेस से जाएगा. अगर debtors की बात करूं, if I talk about example based on debtors, कहने से debtor मतलब पैसा आएगा. पैसा आएगा मतलब सामने वाले बंदे ने बिजनेस से प्रोडक्ट खरीदा होगा. If a person purchase the product from a business, he is supposed and he is liable to pay for me. Okay, उसको पैसा पे करना पड़ेगा जो भी प्रोडक्ट लेके जा रहा है. Safe in case he purchased that product on credit basis. Now what do you mean by credit basis? Credit basis मतलब उधारी पे खरीदा है. उसने बोला सर I don't have money at present, I'll give it to you on future date. आगे आने वाले टाइम में आपको पैसा पे कर दूंगा. So what I have done is, okay, take the product, just make sure that you provide me the money what I require. Okay, तो मैंने उसको ये कंडीशन के हिसाब से उसे प्रोडक्ट बेच दिया. सो कहने से सामने वाले ने अभी तक मुझे पैसा नहीं दिया. तो कहने से सामने वाला पार्टी मुझे पैसा देगा. यस, अगर सामने वाला पैसा मुझे देगा एज अ बिजनेस, कहने से वो बंदा मेरे लिए क्या बन जाएगा? यस, दैट पर्टिकुलर पर्सन वुड बी अ डेटर. ओके, लेट्स फोकस ऑन अ क्रेडिटर्स. व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिटर्स? डेटर्स का मतलब था पैसा आना बाकी है बिजनेस में, तो क्रेडिटर्स का मतलब क्या होना चाहिए? पैसा जाना बाकी है बिजनेस से. लेट्स फोकस ऑन द एक्सप्लेनेशन पार्ट, गाइस. द एक्सप्लेनेशन पार्ट इज द पर्सन. ओके, जस्ट क्लियर इट वेरी केयरफुली. द पर्सन फ्रॉम होम द अमाउंट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर is known as debtors of the business. Okay, that's quite correction part over here. which is known as creditors, वो हमारा क्या हो जाएंगे? creditors. और रिसीवेबल नहीं आएगा, हम क्या लिखेंगे? पेएबल लिखेंगे. क्या लिखेंगे? पेएबल. Okay, there is a correction for this case. We can say that the person, don't focus on receivable part. Okay, receivable part पे और debtors पे focus मत करिए. We'll focus on creditors and payable. So now just read it very carefully. It says that the person from whom the amount is payable in future, मतलब सामने वाले पार्टी को पैसा देने का है कि नहीं देने का है? देने का है, but in future. The person from whom, or else you can say that person to whom. Okay, now read it very carefully. अभी और easily समझ में आएगा. Okay, there was some technical error over here. We can say that the person to whom the amount is payable in future are the creditors of a business. So सामने वाले पार्टी को अगर पैसा देना है तो वो बंदा मेरे लिए या फिर वो बंदा बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा? That particular person would be our creditors of a business. Suppose that let's have one more example. और इस हिंदी में अगर कुछ बोले तो we can say that पैसा जाना बाकी है. पैसा कहाँ से जाएगा? पैसा बिजनेस से जाएगा. पैसा अगर बिजनेस में फ्यूचर में जाना बाकी है, then we can say that particular person is a creditors of a business. Okay, let's understand with the help of beautiful example. Say for example, as a business, क्या मैं प्रोडक्ट खरीद भी सकता हूँ? Of course yes. अगर मुझे प्रोडक्ट बेचना है तो मुझे प्रोडक्ट खरीदना भी पड़ेगा या तो फिर मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा. But as of now, what I have do is
मैंने सामने वाले पार्टी से प्रोडक्ट खरीदा है, बट एज द सिचुएशन इज वेरी टेंस, मैंने उसको पैसा आज नहीं दिया, मैंने उसे कहा है आई विल प्रोवाइड योर मनी इन फ्यूचर, आने वाले टाइम में मैं आपको पैसा पूरा पे कर दूंगा, टिल नाउ आई डोंट हैव अ मनी। तो सामने वाली पार्टी ने एग्री किया, ओके आई विल प्रोवाइड यू अ प्रोडक्ट, उस सामने वाले बंदे ने मुझे प्रोडक्ट दे दिया, एंड कंडीशन ये है कि मैं उसे प्रोडक्ट का पैसा इन फ्यूचर आने वाले टाइम में दूंगा। मतलब कहने से एज अ बिजनेसमैन मेरे सिर पे एक कर्जा चढ़ चुका है, यस, एंड आई हैव टू पे फॉर दैट पर्सन, है ना, मुझे वो बंदे को पैसा पे करना पड़ेगा फॉर द प्रोडक्ट आई एम रिसीविंग फ्रॉम हिम। तो मतलब मुझे पैसा देना पड़ेगा, पर आज के आज दूंगा क्या? नहीं, आज के आज मैं पैसा नहीं दे सकता, फॉर अ केस दैट आई डोंट हैव मनी एट प्रेजेंट, तो मैं आने वाले टाइम में दूंगा। आने वाले टाइम में अगर मैं एज अ बिजनेस पैसा दूंगा, इज नोन टू बी एज दैट पर्टिकुलर इज नोन टू बी एज अ that particular person is known to be as a creditors of a business. So we can say that if in a business अगर पैसा जाना बाकी है, अगर पैसा दे गया कभी फ्यूचर में, तो we can say that that particular person is known to be as a creditors for the business. Okay, so till now we have understood, we have learned the basic terms about accounting part 2. In this part 2, what we have discussed is business transaction. Okay, let's recall all the terms what we have done till now. बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब क्या? हम सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि एज अ ह्यूमन माइंड हम सारी चीजें भूल जाएंगे अगर उस चीजों को, अगर उन पार्ट्स को रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड करने के लिए हम सिस्टमेटिक फ्लो फॉलो करते हैं, दैट पैटर्न इज वेरी क्लियर टू यू। दैट इज फर्स्ट में पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे, नेक्स्ट विल पोस्ट इट ऑन लेजर पोस्टिंग, हम लेजर को बैलेंस करेंगे, एंड विद दैट बैलेंस विल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस हम फोकस करेंगे फाइनल अकाउंट में। ओके, सो हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ा, दैट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट पार्ट व्हाट वी हैव विद अस वाज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब क्या? अगर प्रोपरेटर एज अ बिजनेसमैन, प्रोपरेटर मतलब बिजनेसमैन, अगर बिजनेसमैन पैसा निकालता है बिजनेस में से फॉर पर्सनल यूज, कोई भी खुद के काम के लिए, खुद की पार्टी के लिए, दैट particular amount or is that particular product or is that particular goods will be a drawings for a business, क्योंकि बिजनेस का पैसा बिजनेस के काम के लिए होता है, पर्सनल यूज के लिए नहीं होता है। अगर पार्टनर पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है तो वो पैसा किसके नाम पे लेके जा रहा है? ड्राइंग्स के नाम पे लेके जा रहा है। थर्ड पार्ट व्हाट वी हैव क्लियर्ड इज डेटर्स। डेटर्स मतलब आसान भाषा में बोलूं तो पैसा बिजनेस में आना बाकी है। ओके, डेटर्स मतलब पैसा बिजनेस में आएगा, कब? जगह पे कि इन फ्यूचर। ओके, और व्हाट वाज द लास्ट पार्ट ओवर हियर वाज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब क्या? आसान भाषा में बोले तो क्रेडिटर मींस पैसा बिजनेस से जाना बाकी है, पैसा जाना बाकी है, इज नोन टू बी एज अ क्रेडिटर। ओके, सो दोज वर द बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू अकाउंट्स। इज दैट वेरी क्लियर? ओके, थैंक यू।